हाय, मैं हूँ अमृता। हम भविष्य के समय में गैलेक्सी फार फार अवे में अनोम नाम का एक प्लैनेट देखते हैं, जहाँ पर ग्राहम नाम की प्रजाति रहा करती थी, जो कि बिल्कुल इंसानों की तरह ही दिखते थे। और हमें प्लैनेट का बैकग्राउंड बताया जाता है, जहाँ पे कुछ सालों पहले प्लैनेट पर 8 अलग अलग ग्राहम्स के ट्राइब रहा करते थे और इन सब की क्रिएटर थी गॉडेस डेनान। लेकिन एक दिन अचानक से इनकी ये गॉडेस गायब हो जाती है, जिसके कारण प्लैनेट का पूरा बैलेंस हो जाता है और प्लैनेट की अलग अलग ट्राइब्स प्लैनेट का कंट्रोल लेने के लिए एक दूसरे से लड़ने लगती है, जिसके कारण पूरा प्लैनेट और उसका एटमॉस्फेयर खराब होने लगता है, जिसके चलते काफी सारे छोटे मोटे ट्राइब्स जानवर नष्ट हो जाते हैं। इस प्लैनेट पर गॉडेस के बाद ड्रॉइड नाम के कुछ प्रीस्ट भी थे, जो हाई रैंकिंग अथॉरिटी थी और गॉडेस के ही बिहाफ में वो प्लैनेट को कंट्रोल कर रहे थे। उन्हें भी मिटा दिया जाता है और अब ग्राम्स के 3 मेनली ट्राइब्स बचे थे। एक थे ब्रिगाम, दूसरे थे कुमटुक और तीसरे थे कोलंबा। इन तीनों ट्राइब में से कोलंबा के पास काफी एडवांस एयर वेपन्स थे, तो वही ब्रिगा ग्राउंड में रहकर मिलिट्री के हाईटेक एडवांस वेपन्स उनके पास थे। और तीसरी मेन ट्राइब थी द कुमटक। इनके पास बड़े बड़े वेपन्स नहीं थे, लेकिन प्लैनेट और उसके मेमोरी का काफी ज्यादा एडवांस नॉलेज था। लेकिन लड़ाई में ये लोग हारने लगते हैं और नष्ट होने के कगार पे थे, इसीलिए उन्हें ब्रिगा ट्राइब के सामने हाथ टेकने पड़ते हैं और उसके बदले में वो अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी का नॉलेज ब्रिगा ट्राइब के साथ शेयर करते हैं। अब इसके बाद सिर्फ 2 ही मेन ट्राइब बच गए थे, कोलंबा और ब्रिगा। इनके बीच में घमासान लड़ाई होती है काफी समय तक। और दोस्तों, ये लड़ाई सर्वाइवर के लिए नहीं हो रही थी, बस दोनों ट्राइब को प्लैनेट का कंट्रोल लेना था। तो वही हम दूसरी जगह पे कारा 22 नाम के एक लड़की को देखते हैं, जो कोलंबा की बेस्ट पायलट रहती है। अब एक दिन लड़ाई के मैदान में उन्हें एक अननोन एयरशिप दिखाई देता है, जो कि ना तो ब्रिगा का था और ना ही कोलंबा का था। और उस एयरशिप पर ब्रिगा के लोग बेरहमी से अटैक कर रहे थे। अब ये कोलंबा के कमांडर को भी काफी अजीब लगता है कि ये प्लेन आखिरकार है किसका, इसीलिए वो कारा को ऑर्डर देते हुए उस अननोन एयरशिप और उसके लोगों को अपने वॉरशिप में लाने के ऑर्डर्स देता है। और कारा 22 ऑर्डर मानते हुए उस एयरशिप को पकड़ने के लिए जाती है, लेकिन ब्रिगा के लोग कारा और उसकी टीम पर मिसाइल लॉन्च करते हैं, जिसमें कारा का प्लेन क्रैश हो जाता है, लेकिन वो सही समय पर पॉड से एस्केप करती है और कोलंबा की रेस्क्यू टीम आकर उसे वापस अपने वॉरशिप यानी उनका जो मेन लोकेशन रहता है वहाँ पर लेके जाती है। लेकिन क्रैश के कारण कारा ऑलरेडी मारी जा चुकी थी। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि ग्राम्स यानी इस प्लैनेट पे जितने भी लोग हैं उनके पास क्लोनिंग की टेक्नोलॉजी थी। जैसे ही कोई मरता था वो लोग उसे क्लोन करके वापस रिबॉर्न करते थे। कारा की भी क्लोनिंग प्रोसेस शुरू होती है, उसमें उसकी पुरानी सारी मेमोरी डाली जाती है और कारा का रीबर्थ होके उसे कारा 23 ये नाम दिया जाता है। इसी का मतलब है कि कारा का अभी तक 22 बार क्लोन बनाया गया था। तो वही हम लड़ाई के मैदान में देखते हैं, उस अननोन एयरशिप को कोलंबा यानी कारा के जो लोग रहते हैं वो पकड़ लेते हैं। उस अननोन शिप में 3 पैसेंजर रहते हैं, एक डॉग रहता है, दूसरा एक बुजुर्ग इंसान रहता है जो कुमटक ट्राइब यानी जिनके पास काफी ज्यादा नॉलेज रहता है उनसे बिलोंग करता था, इसका नाम वाइट था। और तीसरा आदमी रहता है ड्रॉइड यानी प्लैनेट के प्रीस्ट, जो कि गॉडेस के मैसेंजर थे। हालांकि सारे ड्रॉइड्स को अभी तक मार दिया गया था, लेकिन ये एक ड्रॉइड बच गया था। अब कंसीडरिंग ड्रॉइड अभी भी जिंदा है यानी गॉडेस डेनन भी आसपास मौजूद होगी, इसलिए इन तीनों को भी इंट्रोगेशन चैम्बर में डाला जाता है। तो वही दूसरी जगह हम देखते हैं जो डॉग रहता है वो कारा के पीछे पीछे आता है, जहाँ पे उसे कारा के कई सारे वर्जन दिखाई देते हैं, लेकिन वो कंफ्यूज नहीं होता। मानो उसे पता था कि यहाँ पे कारा के क्लोन्स हैं। यहाँ पे इनके इंट्रोगेशन शुरू होती है। सबसे पहले वाइड यानी उस बुजुर्ग को पूछा जाता है कि वो कौन है और यहाँ पे क्या कर रहा है। तो वो बताता है ब्रिगा ट्राइब ने हमें अपनाया तो था, लेकिन हमें वो स्लेव बना के रख रहे थे, इसीलिए मैं वहाँ से भाग आया था और रास्ते में ही मुझे ये ड्रॉइड यानी वो प्रीस्ट मिला था, इसीलिए मैं उनके साथ जा रहा हूँ। जहाँ पे जो ड्रॉइड रहता है जिसने अलग तरह का आर्मर पहना था वो कोलंबा के लोगों को बताता है कि ड्रॉइड्स के पास इस प्लैनेट को कंट्रोल करने की अनगिनत शक्ति है और उनकी मदद से कोलंबा ब्रिगा के लोगों को आसानी से हरा सकती है। आगे वो कहता है कि तुम्हारी मदद करने के लिए मुझे तुम्हारे सिस्टम का पूरा एक्सेस की जरूरत है। मेरे अनगिनत पावर से तुम लोग आसानी से उनसे जीत जाओगे। अब ये सुनते ही कोलंबा का जो कमांडर रहता है वो पहले हिचकिचाने लगता है कि पूरा सिस्टम का एक्सेस कैसे दे दें, लेकिन उसके पास अनगिनत पावर है और वो लड़ाई जीत सकते हैं। ये जानकर वो डेटा सेंटर का एक्सेस उसे दे देता है, लेकिन ड्रॉइड का ये एक ट्रैप होता है। जैसे ही उसे एक्सेस मिलता है वो सबसे पहले इनके डिफेंस सिस्टम ऑफ कर देता है और ड्रॉइड के साथ आया हुआ आदमी यानी वो बुजुर्ग इंसान वेड वो इन सारे ऑफिसर को मार गिराता है। इसी दरम्यान ब्रिगा की सेना भी कोलंबा के इस वॉर
वॉरशिप पे अटैक करती जाती है और उनके वॉरशिप में आकर ब्रिगा की एक टीम सारे क्लोन्स को मार देती है। तो दूसरा ग्रुप इनके वॉरशिप में आने के बाद इनके पूरे एयरशिप को डिस्ट्रॉय कर देता है। तो वही वेड और ड्रॉइड क्राफ्ट के कमांडर से काफी लड़ाई करते हैं और आखिरी में उसे मार देते हैं। और उसके बाद वेड और ड्रॉइड वहां से भाग जाते हैं और बाहर से ब्रिगा की सारे लोग इनके वॉरशिप पर हमला करते हैं और देखते ही देखते इनकी पूरी वॉरशिप बिना कमांडर के पूरी ढेर हो जाती है। यहाँ कारा को इतने बड़े अटैक के बारे में जब पता चलता है तब वो वेड और ड्रॉइड का पीछा करने लगती है और यहाँ पे कोलंबा की एक वॉरशिप पूरी ढेर हो जाती है। उनकी आखिरी सर्वाइवर कारा 23 थी जो कि वेड और ड्रॉइड का पीछा कर रही थी, लेकिन उसकी एयरशिप भी क्रैश हो जाती है। लेकिन वो अपने सारे वेपन्स लेके पैदल ही उन्हें मारने के लिए चली जाती है और फाइनली थोड़े समय के बाद वो एक समुद्र के किनारे वेड, ड्रॉइड, उनके पेट और उनके एक सैनिक स्केलिंग को देखती है और वहां जाके वो वाइट को मारने ही वाली थी, लेकिन स्केलिंग वहां पे आ जाता है और उसके साथ उसकी लड़ाई शुरू होती है। लेकिन वॉइड इस लड़ाई को रोक देता है और यहाँ पे ड्रॉइड ग्राम्स यानी इस प्लैनेट पे जितने भी लोग हैं उनकी सारी हिस्ट्री बताने लगते हैं। इस प्लैनेट पे जितनी भी टेक्नोलॉजी है वो ग्राम्स ने नहीं बनाई है, कोई और ये टेक्नोलॉजी बना के गया है और उसने ही अपनी सारी टेक्नोलॉजी और उसे यूज करने का नॉलेज ग्राम्स को दिया है। ग्राम्स ये प्रजाति कौन है, कहाँ से आई है, उनका मकसद क्या है, उनकी गॉडेस यहाँ से अचानक क्यों गायब हुई, हमें कुछ भी नहीं पता और इसी का जवाब लेने के लिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ये मिस्ट्री सॉल्व करनी ही होगी कि हमारा मकसद क्या है। अब ये सब कुछ जानने के बाद कारा भी उनके साथ उनके मिशन में शामिल हो जाती है। फिर ड्रॉइड, वेड, कारा, स्केलिंग और उनका डॉग आगे बढ़ते हैं। ये लोग ड्रॉइड के लैंड जाने वाले थे जहाँ से इस प्लैनेट की शुरुआत हुई थी। यहाँ पे कारा एक क्लोन थी, इसीलिए उसे खाने पीने की तो जरूरत नहीं थी, लेकिन उसे जिंदा रहने के लिए माना नाम का एक एनर्जी फ्लूइड की जरूरत होती है और यहाँ पे स्केलिंग अपने सारे एनर्जी के ड्रिंक कारा के साथ शेयर करता है। एक रात कारा बताती है कि ग्राम्स यानी इनकी जो प्रजाति है उन्हें अपने अतीत के बारे में यानी कारा खुद पहली बार कैसे पैदा हुई, उसके माता पिता कौन है, ये कुछ भी याद नहीं है। उसे सिर्फ इतना ही याद है कि वो 23rd क्लोन है। ऐसा क्यों है ये भी उसे पता नहीं था। अब ये लोग आगे बढ़ने लगते हैं और काफी मुश्किलों के बाद ये लोग लैंड ऑफ ड्रॉइड्स के जंगलों में पहुंच जाते हैं। यही वो जगह थी जहां से इस प्लैनेट की सारी शुरुआत होती है और यहीं पे सारी चीजें आके खत्म होती है। अब ये लोग जब इस घने जंगल से जा रहे थे तभी इनका शिप अचानक से टूट जाता है, इसीलिए स्केलिंग पीछे रह के शिप को रिपेयर करने लगता है और ड्रॉइड, वेड और कारा पैदल आगे बढ़ने लगते हैं। ये पूरा जंगल एंशिएंट समय में ड्रॉइड का कमांड सेंटर हुआ करता था और यहाँ पे चलते चलते वेड एक्सीडेंटली ड्रॉइड इनका जो डिफेंस सिस्टम रहता है वो एक्टिवेट करता है, जिसके कारण एक जायंट रोबोट इन्हें मारने के लिए आता है। कारा के हथियार भी उसके सामने छोटे पड़ते हैं, लेकिन तभी स्केलिंग अपना शिप लेके रोबोट को मारने आता है। तो वही ड्रॉइड कारा को रोबोट के पीछे एक केबल वायर थी वो कट करने के लिए कहता है, जिससे वो रोबोट बन पड़ता है। लेकिन उसके बाद काफी सारे डिफेंस रोबोट जमीन से एक्टिवेट होने लगते हैं। अब ये देखते हुए स्केलिंग खुद को सैक्रिफाइस करते हुए एक बहुत ही बड़ा एक्सप्लोजिव करता है, जिसके कारण ये बड़े बड़े जायंट डिफेंडर रोबोट्स मारे जाते हैं और यहाँ पे बेचारा स्केलिंग मारा जाता है। अब ये लोग चलते हुए फाइनली तीनों भी ड्रॉइड के नॉलेज और पावर के फाउंटेन के यहाँ पे पहुंच जाते हैं। अब यहाँ पे ड्रॉइड टर्मिनल एक्सेस करने के लिए जाता है कि तभी अचानक से ड्रॉइड अपना आर्मर खोलता है और सरप्राइजिंगली उसके अंदर एक लड़की होती है और वो इनके ऊपर हमला करने लगती है। लड़की को मूवी में नासायन कहा गया है, जो कि इस प्लैनेट की जो क्रिएटर रहती है यानी गॉडेस डनान इसके मैसेंजर थी। यहाँ पे उसने जानबूझ के वेड को लाया था और उसी के मदद से वो टर्मिनल एक्सेस करने की कोशिश कर रही थी। और यहाँ पे रिवील होता है कि दरअसल इन प्लैनेट पे जितने भी ट्राइब्स हैं उनमें से सिर्फ कुमटाक इन्हीं के पास हाई लेवल की एडवांस टेक्नोलॉजी थी और इनकी ट्राइब की मदद से ही जो इन ग्राहम की कोर मेमोरी है उसे एक्सेस किया जा सकता था। यानी वेड ये इकलौता इंसान था जिसके थ्रू कोर मेमोरी देखी जा सकती थी। ड्रॉइड ने उसे जानबूझ के जिंदा रखा था। अब यहाँ पे वो ड्रॉइड यानी नासायन वो लड़की कोर मेमोरी को एक्सेस करती है और देखते ही देखते प्लैनेट की सारी इंफॉर्मेशन वो मेमोरी डिलीट करने लगती है और उसके साथ साथ ये प्लैनेट और यहाँ की ग्राम्स नष्ट करने के लिए काफी बड़े बड़े रोबोट्स को एक्टिवेट करती है और जंगल से हम रोबोट की आर्मी को एक्टिवेट होता हुआ देखते हैं। ये देखते हुए कारा उसके ऊपर फायर करती है, लेकिन तभी नासायन वेड के शरीर में समा जाती है, इसीलिए कारा वेड को ही एक पेड़ पर कैद करती है और उससे सारे सवालों के जवाब लेने लगती है। यहाँ पे वो नासायन बताती है कि सदियों पहले
इस प्लैनेट पर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बीइंग यानी कि एलियंस रहा करते थे। गॉडेस दनान भी एक एलियन थी। गॉडेस दनान लाइफ को रिप्रेजेंट करती थी, इसीलिए उसने और बाकी एलियंस ने इस प्लैनेट पर ग्राम्स की रचना की जो इस प्लैनेट पे रह सके शांति से। और ग्राम्स के साथ उन्होंने अपना सारा नॉलेज और टेक्नोलॉजी शेयर की ताकि काफी अच्छा सिविलाइजेशन इस प्लैनेट पर बन सके। उसके बाद उन्होंने ग्राम्स को 8 अलग अलग ट्राइब्स में डिवाइड किया, जैसे कि कोई नेवी संभाल रहा था, तो कोई एयर वेपनरी संभाल रहा था, तो कोई खेती कर रहा था, तो कोई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी संभाल रहा था। लेकिन समय बीतता गया और ये सारे ट्राइब्स आपस में ही झगड़ने लगे पावर के लिए, कंट्रोल के लिए। ये देखते हुए गॉडेस और बाकी क्रिएटर काफी गुस्सा हो गए। उन्हें पता चला कि ये लोग जल्द ही इस प्लैनेट को तबाह कर देंगे, इसलिए उन्होंने इस प्लैनेट पर कुछ ऐसे रोबोट्स की रचना की जो वक्त आने पर एक्टिवेट हो और इन सारे ग्राम्स को मार डाले। और ग्राम्स की ये सारी हरकतें देखते हुए उन्होंने ग्राम्स को जो एडवांटेजेस दिए थे वो सारे उनसे ले लिए, यानी वो अपने कोर मेमोरी को एक्सेस नहीं कर पाए या फिर खुद को रिप्रोड्यूस भी नहीं कर पाए, ताकि आगे जाके ये लोग इवॉल्व होके बड़ी सिविलाइजेशन में ना बने। तो वही सारे क्रिएटर गॉडेस दनान ये प्लैनेट छोड़कर दूसरे प्लैनेट पे चले गए, जहाँ पर वो वापस अपनी एक नई रचना बनाने लगे। और यहाँ पे ग्राम्स की एक दूसरे के साथ लड़ाई काफी बढ़ती गई। हाल इतना खराब हुआ कि प्लैनेट के आसपास का एनवायरनमेंट भी खराब होने लगा, जिससे गॉडेस दनान और बाकी क्रिएटर को काफी गुस्सा आने लगा। इसीलिए उन्होंने नासायन को यहाँ पे भेजा था ताकि वो उन जायंट रोबोट और उसकी आर्मी को एक्टिवेट करे। और यहाँ पे देखते ही देखते नासायन पूरे सिस्टम से जायंट रोबोट को एक्टिवेट कर देती है, जिसके कारण जमीन के नीचे से बहुत ही रोबोट्स आने लगते हैं। ये सब कुछ जानने के बाद कारा नासायन को मारने लगती है, लेकिन वो ऑलरेडी कहीं दूर जा चुकी थी। और अब मूवी के अंत में हम देखते हैं ये जितने भी बड़े बड़े रोबोट्स थे वो जमीन के नीचे से एक्टिवेट होके उनकी एक आर्मी बनती है, और जितने भी प्लैनेट के लोग हैं उन पर वो हमला करने के लिए रेडी होते हैं। तो वही बचे हुए जितने भी ट्राइब्स थे ग्राम्स के, वो अपने बीच का झगड़ा मिटाते हैं और एक साथ मिल के इस रोबोट के आर्मी से लड़ने के लिए तैयार होते हैं। और इसी तरह ये मूवी इधर ही खत्म होती है। आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट्स में बताइए। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।